हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, एकदम जबरदस्त, तगड़े हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लास्ट में मिलेगा मेरे बेटे। लास्ट वाला जो लेक्चर होएगा उसी में ही अपलोड होएगी। कल वाले लेक्चर में अपलोड कर दी थी मैंने, ठीक है? चलिए, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। सर, क्या ये बॉटनी के अंतर्गत आता है कि जूलॉजी के अंतर्गत आता है? ये जो जैव अणु जो चैप्टर जो होता है इसको हम जूलॉजी के अंतर्गत ही मानते हैं। ये जो चैप्टर जो होता है इसको हम जूलॉजी के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है जी। तो ये भी जूलॉजी का ही पोर्शन होता है। कौन सा? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। हाँ जी, नहीं आएगा मेरे बेटे, वो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वो। आप लास्ट में चेकआउट कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है वो वाली चीज। पीडीएफ दे दो पेपर की, कल दे तो दिए यार। कल की तुम लोग, कल की टीचर स्लाइड चेक करी है आपने? मोहम्मद अजीम, कल की टीचर स्लाइड चेक करी है? उसमें ऑलरेडी डाल रखी हैं सारी चीजें। चलो जी, नहीं, हमको नहीं पता देव भागेल मुंह के संपर्क में आने से होगा कि नहीं होगा। जब एड्स पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। हाँ जी, अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीट में पिछले कई सालों से कई सारे प्रश्न बन रहे हैं इस चैप्टर से। वही 2 से 4 प्रश्न बनने की उम्मीद होती है इस चैप्टर से। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जैव अणु चैप्टर। जैव अणु चैप्टर स्टार्ट करने का कारण बस इतना सा था कि इस चैप्टर को हम बीच में सडनली क्यों ले आए। हम 12th क्लास पढ़ रहे थे। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट हमने पहली इकाई समाप्त कर दी थी। कौन सी? प्रजनन वाली, जनन वाली। उसके बाद में स्टार्ट होती है कौन सी? जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी स्टार्ट होती है। तो सडनली हम ये वाला चैप्टर क्यों बीच में लेकर आ गए हैं? रीजन बहुत सीधा सा है कि ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं। और वो जो न्यूक्लिक अम्ल जब हम पढ़ते हैं, यानी डीएनए आरएनए की जब हम बात करते हैं, एंजाइम्स की हम बात करते हैं, तो उसका लिंक आपको किससे मिलता है? जेनेटिक्स से मिलता है। तो जेनेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आपको ये वाला चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाला चैप्टर हम इसीलिए लेकर आए क्योंकि अगर इस वाले चैप्टर में पकड़ अच्छे से बन पाएगी तो जेनेटिक्स की जो पकड़ है और भी मजबूत हो जाएगी। भाई, ये जितने भी हैं, विशाल, इंडिया, पूनम कुमारी, स्कैन वाला ऑप्शन आता है, स्कैन वाले ऑप्शन में सर्च करें। यहां पर अगर मैं यहां पर प्रश्न बताने बैठूंगा तो फिर मैं यहां पर पढ़ाऊंगा कब? मेरे को एक बात बताइए, लॉजिक से सोचिए, हैं? खुद सोचिए, यहां पर मैं कैसे करूंगा बताओ? तुम तो स्टार्ट हो जाते हो सारे के सारे, धम 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 धम। भाई, मैं पढ़ाऊं या तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करूं? एक बात मुझे बताओ। डाउट सॉल्विंग वाला फीचर दिया है ना आपको, आप उसमें से करो ना, सर्च करो, उसमें से देखो, वहां पर सर्च करो, वहां से मिल जाएगा। चलिए, स्टार्ट कर रहे कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ये जैव अणु चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं तो अगर इसका हम इंडेक्स देखें या इसमें हम देखें कि भैया इस चैप्टर को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी जो है वो 8 चरणों में इस चैप्टर को बताती है। सबसे पहले होता है रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक और द्वितीय उपापचय क्या होता है, ये पढ़ते हैं। फिर बड़े जैव अणु क्या होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन की संरचना, और लास्ट में क्या आता है? एंजाइम आता है। तो इस ऑर्डर में बता रखा है, हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है। लेकिन हम जो है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइनें भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के साथ ही साथ हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम किसके साथ में? इन वैज्ञानिक के साथ में। ये जो वैज्ञानिक है इनका नाम है रामाचंद्रन, और ये वैज्ञानिक सडनली यहां पर कैसे आ गए सर? जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है
ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अच्छा, ये चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में भी होता है। अगर आपने बायो में अच्छे से समझ लिया तो केमिस्ट्री में भी ये थोड़ा सा इजी लगेगा। तो प्लीज फुल फोकस के साथ में पढ़िएगा, ठीक है दोस्त। इतना सा मेरे को प्रॉमिस कर सकते हैं अभी के लिए? हाँ जी, इतना सा प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम जो है शांति से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, टीचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे पूनम कुमारी, और ध्यान से आराम से इनसे कानों से सुनेंगे आराम से। ठीक है जी, क्लियर है? डन? ओके मिस यास्मिन, चुपचाप शांति से सुन सकते हो आराम से। हाँ जी, तो जैवाणु चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब इस जैवाणु चैप्टर में 11th क्लास का ये चैप्टर है, साथ ही साथ ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी आता है। अगर हमने बायो में अच्छे से पकड़ बना ली तो केमिस्ट्री में ये और भी इजी लगने लग जाता है। ये केमिस्ट्री में अगर हमने पकड़ बना ली तो बायो में इजी लगने लग जाता है। दोनों में से किसी को भी अच्छे से प्रेफरेंस दोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे सब्जेक्ट में ये इजी लगने लग जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपने केमिस्ट्री में अभी तक नहीं पढ़ा है और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने के बाद जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? जैव अणु चैप्टर। अब देखिए, जैव अणु चैप्टर जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ये वैज्ञानिक तो नहीं है। ये वैज्ञानिक जो है ये कब दे रखे हैं? कभी भी एनसीईआरटी में एक चैप्टर से पहले कोई वैज्ञानिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है। एक इकाई जब स्टार्ट होती है तब वहां पर एक वैज्ञानिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो याद करिए, हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था कौन सा? कोशिका। कोशिका के बाद क्या पढ़ा था? कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। कृष्णा वर्मा को क्लास से बाहर ब्लॉक कर देना यहां से। सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था। कोशिका के बाद क्या पढ़ा था? कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन पढ़ा था। ये दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे, है ना? ये दो चैप्टर और एक और चैप्टर होता है, कौन सा होता है? बायोमोलिक्यूल्स। ये तीनों चैप्टर मिलकर एक यूनिट बन रही थी। क्या? कोशिका, जीवन की इकाई। जो चैप्टर जो था उससे पहले इकाई का नाम लिखा हुआ, यूनिट का नाम लिखा, और वहां पर ये वैज्ञानिक बताए हुए हैं। और मैंने जब कोशिका चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि भैया ये वैज्ञानिक हम कब पढ़ेंगे? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? जैवाणु चैप्टर पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे तब यहां पर इसकी बात, हम यहां पर इन वैज्ञानिक की बात यहां पर करेंगे। तो अब हम यहां पर इन वैज्ञानिक की बात इस चैप्टर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन वैज्ञानिक का संबंध जो है इस चैप्टर से है। कैसे? इस वैज्ञानिक ने, या इन्होंने, जिनका नाम है रामाचंद्रन, इन्होंने क्या चीज बताई थी? इन्होंने एक प्रोटीन, भूल मत जाना, कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। वर्ड याद रखना, कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन जो होता है, उस कोलेजन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है भैया? कोलेजन प्रोटीन है। और ये कोलेजन प्रोटीन जो है, इस कोलेजन प्रोटीन की तिहरी संरचना बनाई थी, या तिहरी संरचना बताई थी, यानी तृतीय संरचना बताई थी। कौन सी संरचना बताई थी? तृतीय संरचना जो होती है वो तृतीय संरचना के बारे में बताया था। किसने? इन्होंने। अब आप बोलेंगे सर कोलेजन क्या होता है? मैंने बोला एक प्रोटीन होता है। कहां पर मिलता है गुरु? याद रखना, एनिमल्स में मिलता है। भूल मत जाना। कौन? ये जो कोलेजन जो प्रोटीन जो होता है ये किसमें मिलता है? प्लांट्स में नहीं मिलता। किसमें मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। किसमें मिलता है गुरु? एनिमल्स में मिलता है, प्राणियों में मिलता है। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये तो समझ में आ गया, चलो कोलेजन एक प्रोटीन है। किसमें मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। हम एनिमल से हमारे अंदर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब बात आ रही है इस प्रोटीन की तृतीय संरचना बनाई थी। तृतीय बोल दीजिए या तिहरी कुंडलित संरचना बोल दीजिए। तिहरी कुंडलित संरचना, टर्शरी स्ट्रक्चर, तृतीय संरचना का मीनिंग क्या है? जब हम पढ़ेंगे, क्या प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे, जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो प्रोटीन जो होते हैं वो 4 प्रकार की स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। कितने प्रकार की संरचना दिखाते हैं? 4 प्रकार की संरचना दिखाते हैं। एक सीधी श्रृंखला में, देखिए प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन जो होता है वो किससे बना होता है बेटा? ये जो प्रोटीन जो होता है, जब हम पढ़ेंगे ये प्रोटीन की, जब हम संरचना पढ़ेंगे तो हम 4 प्रकार की संरचना देखेंगे। प्रोटीन किससे बना होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अमीनो एसिड से बना होता है। हमने अमीनो एसिड को जोड़ दिया, कई सारे अमीनो एसिड को हमने आपस में क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। और जोड़कर हमने ये एक सीधी श्रृंखला बना दी है। तो ऐसी सीधी श्रृंखला जब हम बनाते हैं तो ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं सर? प्राथमिक संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संरचना बोलते हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती है? प्राथमिक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? प्राथमिक संरचना होती है। ठीक है।
जब इन अमीनो एसिड्स को हम इस तरीके से ऐसे 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 शीट के फॉर्म में होता है, ये अमीनो एसिड है और ये इस तरीके से शीट बना लेते हैं। कैसी क्या बना लेते हैं? इस तरीके की संरचना बनाते हैं। कैसी होती है? शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपका पन्ना होता है ना, पन्ना, इस पन्ने को अगर हम फोल्ड कर दें, ये मान लो ये एक पन्ना है और इस पन्ने को हम इस तरीके से क्या कर दे? फोल्ड कर दे इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम फोल्ड कर देते हैं पन्नों को तो इस तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। या इस तरीके से कुंडलित संरचना बनती है। ये कुंडलित संरचना में कौन है मेरे भाई? ये अमीनो एसिड्स हैं। ये कौन है गुरु? अमीनो एसिड्स हैं। तो या तो शीट की फॉर्म में या कुंडलित फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में ये जो संरचना जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? बीटा शीट बोलते हैं। ये जो संरचनाएं जो होती हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं द्वितीय संरचना। ये क्या कहलाती है? हमारी द्वितीय संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीय संरचना कहलाती है। अभी बस हिंट दे रहा हूं, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिक संरचना कौन सी होती है? अमीनो एसिड की सीधी श्रृंखला। द्वितीय संरचना कितनी होती है? दो प्रकार की होती है, या तो इस तरीके से शीट के रूप में होंगी या इस तरीके से कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होती है तो उसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, शीट की फॉर्म मिलती है तो क्या बोलते हैं? बीटा शीट बोलते हैं। अब होती है तृतीय संरचना, ये तिहरी संरचना। कौन सी संरचना होती है? तृतीय संरचना होती है। तृतीय संरचना होती है। और तृतीय संरचना जो होती है वो क्या होती है कि अगर मैं ऐसी कई सारी कुंडलित संरचनाओं को, ये जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, आपस में ही इस तरीके से क्या कर दूं? कई सारे कुंडलन पैदा कर दूं। देखा आपने? कई सारे। ये देखो, ये कुंडलित संरचना थी, ये हमने कुंडलित और कर दिया, 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 यानी कई सारे कुंडलन पैदा करती है। तो ये जो संरचना जो होती है क्या कहलाती है? तृतीय संरचना कहलाती है, ठीक है। क्या होती है? तृतीय संरचना कहलाती है। क्लियर है? अब एक और होती है जिसका नाम होता है चतुर्थ संरचना। कौन सी संरचना होती है सर? चतुर्थ संरचना होती है। सर चतुर्थ संरचना क्या होती है? जब हम कई सारे तृतीय संरचनाओं को जोड़ देते हैं। कैसे? ये कई सारी तृतीय संरचनाएं हैं, इन कई सारी तृतीय संरचनाओं को जब हम जोड़ देते हैं, ये एक तृतीय संरचना है, एक और तृतीय संरचना, एक और तृतीय संरचना, एक और तृतीय संरचना, जब हम इन तृतीय संरचनाओं को आपस में जोड़ देते हैं, कई सारी तृतीय संरचनाओं को हमने आपस में जोड़ दिया तो क्या बनती है? चतुर्थ संरचना बनती है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनती है। तो इतनी सी बात समझानी थी कि ये जो हमारे कौन हैं जनाब, यहां पर रामाचंद्रन अंकल जो हैं, रामाचंद्रन वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने एक प्रोटीन है, कौन सा? कोलेजन प्रोटीन। उस कोलेजन प्रोटीन की एक तिहरी कुंडलित संरचना बताई थी, यानी एक टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है कोलेजन प्रोटीन की, वो समझाई थी किसने? रामाचंद्रन जी ने। इतनी सी बात समझनी थी। यहां तक की बात समझ में आ गई? जिगजैग बोल सकते हैं? यस, जिगजैग बोल सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? यहां तक की बात क्लियर हो गई है। तो यहां पर क्या याद रखना है? प्रश्न क्या बन सकता है नीट में? कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना किसने समझाई थी? याद रखना, रामाचंद्रन जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली प्रोटीन याद रखना। कौन सा प्रोटीन था? कोलेजन प्रोटीन था। उस कोलेजन प्रोटीन की कौन सी संरचना की खोज करी थी उन्होंने? टर्शरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी तिहरी कुंडलित संरचना जो थी उसकी खोज करी थी। एक तो ये खोज करी थी, एक और चीज बताई थी सर। दूसरी चीज क्या बताई थी? रामाचंद्रन प्लॉट बताया था। अब सर ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है? एक तो ये चीज, दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो कोलेजन की तिहरी संरचना बताई, एक बताया रामाचंद्रन प्लॉट। अब सर ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है? देखिए, रामाचंद्रन प्लॉट समझने से पहले हमारे कोर्स में रामाचंद्रन प्लॉट नहीं बताया गया है कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है। ये नहीं समझाया गया कि व्हाट इज रामाचंद्रन प्लॉट। ये जो यहां पर हाईलाइटेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, आपने इसको हाईलाइट करना है। ये जो रामाचंद्रन जो हैं, ये हैदराबाद में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या करी थी? पीएचडी करी थी। क्या करी थी? सॉरी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या करी थी? पीएचडी करी थी। किससे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वहां पर उन्होंने क्या करी थी? पीएचडी करी थी। और वहां पर इनकी मुलाकात हुई थी एक वैज्ञानिक से जिनका नाम था लाइनस पाउलिंग। क्या नाम था? लाइनस पाउलिंग। ये एक वैज्ञानिक थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी। लाइनस पाउलिंग एक वैज्ञानिक थे जो पर्टिकुलरली, याद रखना, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना के मॉडल पर कार्य कर रहे थे। सर समझ नहीं आया? मैंने कहा वापस से सुनो। देखो, ये है रामाचंद्रन, ये कहां से पीएचडी कर रहे थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आती है। ठीक है, कैम्ब्रिज, कोमेग्रिड नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है पूरे वर्ल्ड में। तो वहां पर वो क्या कर रहे थे जनाब? पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे थे। अब ये जो है एक वैज्ञानिक के संपर्क में आए जिसका नाम है लाइनस पाउलिंग। क्या नाम है? लाइनस पाउलिंग। मान लो मैं लाइनस पाउलिंग हूं, समझने के लिए नहीं हूं, अंश भी नहीं हूं, जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए मैं लाइनस पाउलिंग हूं। मेरे संपर्क में ये आए, मैं काम कर रहा था किस पर? वो जो द्वितीय संरचना थी ना, कौन सी? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, अभी अभी बताई थी। द्वितीय संरचना दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। उस पर मैं फंक्शन कर रहा था, देख रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो मेरे संपर्क में जब ये आए तो ये बहुत प्रभावित हुए। यानी ये किससे बहुत प्रभावित हुए? लाइनस पाउलिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ये जब लाइनस पाउलिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो इनका भी मन करा कि मैं भी द्वितीय संरचना जो है प्रोटीन की उस पर काम करूं। तो इन्होंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इन्होंने द्वितीय संरचना पर काम करना स्टार्ट किया तो वहां पर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचनाएं जो होती हैं, कौन सी है? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट क्या है भैया? संरचनाएं हैं प्रोटीन की। अब इन प्रोटीन की संरचनाओं में जरा देखना, यहां पर इन अमीनो एसिड और इन अमीनो एसिड के बीच में एंगल होएगा, इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में एंगल होएगा, इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में एंगल होएगा, कोण होएगा, इस अमीनो एसिड के बीच में एंगल होएगा, इस तरीके से, है ना। तो द्वितीय संरचना जो होती है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो होती है, इनमें अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है? एंगल होता है। सोचो अगर एंगल ना होता, कोई कोण ना होता, तो क्या ये सीधी सीधी नहीं हो जाती? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, सीधी सी फिजिक्स की या गणित की छोटी सी एक बात है। क्या अगर कोई एंगल नहीं है, सीधा 180 डिग्री पर मिल रहे हैं, तो सारी की सारी एक सीधी रेखा बन जाएगी? हाँ सर, सारी की सारी क्या बन जाएगी? सीधी रेखा बन जाएगी। अगर कोण होएगा 45 डिग्री 60 डिग्री तो कहीं ना कहीं ये मुड़ेंगी। हाँ सर, मुड़ेंगी, और मुड़ेंगी तो इस तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिगजैग स्ट्रक्चर बनेगी या कुंडलित संरचना बनेगी। तो वो जो एंगल्स जो होते हैं, वो जो कोण जो होते हैं, किसमें? इस द्वितीय संरचना में जो एंगल्स जो होते हैं अमीनो एसिड के बीच में, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में, वो एंगल्स बताए थे किसने? आपके इन्होंने, रामाचंद्रन ने। क्या बनाकर? एक प्लॉट प्रस्तुत किया था जिसका नाम था रामाचंद्रन प्लॉट। ये होता है रामाचंद्रन प्लॉट। और ये जो रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है, याद रखना, इस रामाचंद्रन प्लॉट में पता लगाया जाता है एंगल्स का। जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर है और ये कुंडलित संरचना है। इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, इनको हम बोलते हैं बीटा शीट। ये जो कुंडलित संरचना जो होती है, इनके अंदर ये जो अमीनो एसिड होते हैं, इनके बीच में एंगल्स होते हैं। ये जो एंगल्स जो होते हैं, इन एंगल्स के बारे में पता लगाया जाता है किसमें? इस रामाचंद्रन प्लॉट में पता लगाया जाता है। और ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं कब? जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहां पर ये आता है। तो ये मैंने भी पढ़ा था। ये रामाचंद्रन प्लॉट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। जब आप स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां पर ये चीज आती है। अभी अगर हम नीट के उपलक्ष्य में अगर बात करें तो नीट में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि रामाचंद्रन प्लॉट में क्या किया जाता है, रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना कि रामाचंद्रन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो काम किए थे, जो कहां से पीएचडी हासिल कर रहे थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल कर रहे थे। कौन से वैज्ञानिक के संपर्क में आए थे जिनसे बहुत प्रभावित हुए थे? लाइनस पाउलिंग। लाइनस पाउलिंग किस पर काम कर रहे थे? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो द्वितीय संरचना उस पर काम कर रहे थे। तो उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और द्वितीय संरचना का अध्ययन करके उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट बताया था। इस प्लॉट में हम क्या करते हैं? जो डिग्री जो एंगल होते हैं अमीनो एसिड्स के बीच में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है, द्वितीय संरचना जो होती है, उसमें जो एंगल होते हैं वो बताते हैं किससे? इस रामाचंद्रन प्लॉट से। और साथ ही साथ इन्होंने कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज करी थी। याद रखना, बस इतना ही पढ़ना है आपने। बाकी यहां पर लिखा हुआ है अक्टूबर 1902 को दक्षिणी भारत के समुद्री तट कोचिन के निकट एक गांव में हुआ था इनका जन्म। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामाचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त करी थी। जब आप 1945, तो यहीं से इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है।
हाँ जी, यहां तक की बात में कोई तकलीफ, में कोई कंफ्यूजन यहां तक की बात में? एक बार वो वीपीएन हटा देना यार, इनकी क्लास बफरिंग कर रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, यहां तक की बात में एक बार पढ़ लीजिए, इसमें यहां से यहां तक कुछ नहीं था। रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे, यानी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर के स्थापक थे, यानी मद्रास यूनिवर्सिटी जो है वहां पर इन्होंने बायोपॉलिमर जो है ये एक मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर के संस्थापक थे, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी संस्थापना इन्होंने करी थी। 1954 में नेचर में प्रकाशित, नेचर क्या होता है? एक पब्लिकेशन होता है, जैसे आपके पंजाब केसरी, जैसे आपके अखबार होते हैं ना, अखबारों का नाम होता है ना, वो पब्लिकेशन होते हैं ना। हाँ जी, तो 1954 में नेचर। सर ये पेज ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, ये देख भोंदूलाल, कौन है ये बेटा? ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी है, नई एनसीईआरटी में, लेकिन इस चैप्टर से पहले नहीं है, कोशिका चैप्टर से पहले है, क्लास में आया करो। 1954 में नेचर नाम से एक जर्नल होता है जिसने प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था क्या कि जिसमें प्रकाशित किया क्या, कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज जो है इन्होंने करी थी, और रामाचंद्रन के प्लॉट से प्रोटीन के जो बहुलक जो होते हैं, यानी अमीनो एसिड जो एक बहुलक होता है, अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन जो होता है, उसकी संरचना के बारे में इन्होंने बताया था। जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने सर्वोच्च उपलब्धियां प्राप्त करी थी। आपका जन्म वही 1922 अक्टूबर में हुआ था, दक्षिण साउथ इंडिया में हुआ था, कोचिन में हुआ था, जो साउथ में आता है, हमारे कोचिन जो है केरला के पास में आता है। आपके पिता जो थे वो स्थानीय कॉलेज में गणित के टीचर थे, तो इनकी रुचि बहुत ज्यादा हो गई थी, किसमें? गणित में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मद्रास विश्वविद्यालय से बीएससी करी थी। बीएससी में भी कई सारी डिग्री होती है, एक बीएससी कन्वेंशनल होती है और एक बीएससी ऑनर्स होती है। कंपैरेटिवली टफ होती है कौन सी? बीएससी ऑनर्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद में जब आप 1945, अब आप मींस इनकी बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। आप मींस ये रामाचंद्रन जी, जब आप 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बता दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने गए थे, तो वहां पर आपने इस विश्वविद्यालय में तब तक मुलाकात लाइनस पाउलिंग से हुई थी, तथा ये उनके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित थे। यानी ये किससे प्रभावित हुए थे? लाइनस पाउलिंग की जो उन्होंने काम किया था अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। ठीक है जी। जिसमें आप कोलेजन की संरचना को हल करने की और अपना ध्यान खींचा था। इनका ध्यान जो था वो एक्चुअली कैसे खींचा था? कोलेजन की ये जो संरचना जो थी, इसको बताने के लिए इनका ध्यान किसने खींचा था? इसी लाइनस पाउलिंग ने खींचा था, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हो गए थे, यानी इनका स्वर्गवास हो गया था कब? 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। डन। हाँ जी, बताइए यहां तक की बात में कोई तकलीफ तो नहीं है? सर यहां से क्वेश्चन बनेगा, देखो बनने को बिल्कुल बन सकता है। तो मोटा मोटा क्या प्रश्न बनेगा? कोलेजन की तिहरी संरचना किसने बताई थी? रामाचंद्रन जी ने। रामाचंद्रन ने और क्या दिया था? रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है, इससे हम किसकी अवलोकन करते हैं, किसकी संरचना पता लगाते हैं? प्रोटीन की। रामाचंद्रन जो थे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे थे? पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी करते दौरान इनकी मुलाकात किससे हुई थी? लाइनस पाउलिंग, जिनकी वजह से इनका ध्यान जो था बहुत ही आकर्षित हुआ था। खत्म। सर वहां पर आप क्यों लिखा है? अरे यार, किसी वैज्ञानिक के बारे में जब बताया जाता है तो आप करके संबोधित किया जाता है। आप क्यों लिखा है? आप क्यों लिखा है? कैसी बातें कर रहे हो यार? आप ही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे? आप मतलब ये बहुत बड़े वैज्ञानिक है तो आप करके बुला दिया। नहीं तो मैं बोलूंगा मैं रामाचंद्रन, मैं बोलूंगा कि यहां पर क्या लिखा होगा कि मैं रामाचंद्रन। थोड़ा तो लॉजिक लगाया करो रानी चौरसिया, तुम लगातार कंटिन्यूअस स्पैम कर रहे हो। क्या यहां पर लिखा होगा मैं रामाचंद्रन? चलो यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है? आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलिए। सर इनका जन्म 1922 में, हाँ जी। मृत्यु 2001 में, हाँ जी। ठीक, चलो जी।
आइए स्टार्ट करते हैं जैवअणु चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर जो था इसकी शुरुआत यहां से नहीं हो रही है, मतलब अगर हम देखें तो ये जो वैज्ञानिक है वो इस चैप्टर नहीं, इस इकाई से पहले दिए होते हैं और ये चीज हम लोगों ने देख ली है। आइए इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं, किसकी, जैवअणु चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम पहले अपने तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। पहले हम अपने तरीके से पढ़ेंगे आज की क्लास को, प्लीज फोकस के साथ में सुनिएगा, ठीक है। आइए जनाब, बिंदु दर बिंदु चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, सभी ने पढ़ी हुई है? हाँ जी, केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। उस पीरियोडिक टेबल में क्या दिए होते हैं? उस पीरियोडिक टेबल में क्या दिए हुए हैं? तत्व दिए होते हैं, एलिमेंट्स दिए होते हैं या नहीं दिए होते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, क्या दिए होते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स दिए हुए आपकी पीरियोडिक टेबल में? जल्दी से मुझे बताइएगा। वो जो आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, उस पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व दिए हुए हैं? 118। आपको सारे याद हैं? आप में से कितने बच्चे जिसको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद है? कह रहा है 108। भाई तेरे को तो वैसे ही याद नहीं है, रहने दे। हैं 118 पूरे के पूरे याद हैं? शायद क्लास बफरिंग हो रही है, तेरा कंटिन्यूअसली स्पैम आ रहा है, बाकी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी, कितने दे रखे हैं? 118 सारे के सारे याद हैं? सर मुझे नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं, अब वो केमिस्ट्री वाले सर जाने कि आपको याद है कि नहीं याद है। देखो रियलिटी बताऊं तो मेरे को भी पूरी की पूरी याद नहीं थी जब मैंने प्रिपरेशन करी थी। हाँ, उसमें जो स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट थी वो याद करी थी, पूरी तो मेरे को भी याद नहीं हुई थी, है ना। लगभग 80-90 के आसपास याद हुए थे। चल आइए, सो तत्व जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व दिए होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं ये तत्व मिल कहां रहे हैं। आपसे कोई पूछे क्या ये तत्व, सोच समझकर मुझे बताइएगा, ये जो 118 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में दिए होते हैं, क्या ये 118 तत्व आप में मिल रहे हैं? क्या ये मनुष्य के अंदर पाए जाते? जल्दी से सोचिए, क्या हमारे अंदर जैसे ये तत्व जो होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, निकल भी होता है, मोलिब्डेनम भी होता है ना, कई सारे होते हैं, जिंक भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, कई सारे हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद किए हुए हैं। क्या ये तत्व सजीवों में पाए जा रहे हैं? क्या ये सजीव में पाए जा रहे हैं? आपके अंदर मिल रहे हैं? सोचो, आपके अंदर हैं या नहीं है? सोचो, क्या हमारे अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है कि नहीं है? बिल्कुल है। सारे नहीं है लेकिन हैं तो सही ना। हाँ सर, ये सजीवों में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं अभी बात करेंगे, अभी जस्ट हम बात करें कि क्या ये तत्व सजीवों में मिलते हैं। जस्ट जनाब, सजीवों में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या ये निर्जीवों में भी पाए जाते हैं? क्या ये निर्जीव में भी पाए जाते हैं? अब निर्जीव में पर्टिकुलरली हमने क्या लिया? हमने एक चट्टान का एक टुकड़ा ले लिया, बाहर में गया, राजस्थान की तरफ बहुत सारी चट्टाने हैं। मैं गया और चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अरे मिट्टी ले ली मेरे भाई, जिसको हम क्या भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ठीक है, लिथोस्फीयर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, निर्जीव भूपर्पटी में मिलते हैं क्या? यस, उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या चट्टानों में फास्फोरस नहीं होती है क्या? चट्टानों में फास्फोरस होती है, बिल्कुल होती है। सल्फर होती है, बिल्कुल होती है। निकल होता है, जिंक होता है, बिल्कुल होता है। तो कुल मिलाकर आपके ये जो तत्व जो होते हैं ये सजीवों में भी पाए जाते हैं और निर्जीवों में भी पाए जाते हैं। तो अब आपका प्रश्न क्या होना चाहिए? लॉजिकली अगर आपसे कोई पूछे, लॉजिकली अगर आपसे कोई पूछे कि जब ये तत्व जो हैं सजीवों में भी मिल रहे हैं, निर्जीवों में भी मिल रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। जब ये सजीवों में भी पाए जा रहे हैं, निर्जीवों में भी पाए जा रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ। ये सजीवों में भी पाए जा रहे हैं, निर्जीवों में भी पाए जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? फिर बनावट का, मात्रा का, और यूरेनियम नहीं होता है, यूरिन में होता है। क्रिया का। बहुत ही बढ़िया। तो किस चीज का डिफरेंस होता है? अगर मैं दोनों में डिफरेंस अगर देखूं, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि दोनों में क्या अंतर होता है तत्वों का, तो सबसे पहला अंतर जो है वो किस चीज का होता है सर? मात्रा का, सांद्रता का, कंसंट्रेशन का, परसेंटेज का। ठीक है, मात्रा बोल दीजिए, सांद्रता बोल दीजिए, परसेंटेज बोल दीजिए। ठीक है जी, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, और उस चार्ट को आपको पूरा का पूरा याद नहीं करना है, क्योंकि चार्ट देखते ही आप घबरा जाएंगे, क्या सर ये याद करना है? आपने बस इतनी सी चीज याद रखनी है, पर्टिकुलरली स्टार बनाकर लिख दीजिएगा। स्टार बनाकर आपने याद रखना है कि पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं, इनकी सांद्रता जो है वो सजीवों में बहुत ज्यादा होती है। और हमारी एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन की सांद्रता या मात्रा सजीवों में निर्जीव पदार्थ से ज्यादा होती है। ठीक है, तो मात्रा का डिफरेंस होता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निर्जीव पदार्थ में ज्यादा होंगे, भू परपटी में ज्यादा होंगे कंपैरेटिव टू सजीव। कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, सल्फर की, है ना, जिसमें फास्फोरस की बात करूं तो कंपैरेटिवली, या दूसरे तत्वों की बात करूं, जिंक की बात करूं तो कंपैरेटिवली जिंक की मात्रा जो है वो किसमें होगी? भू परपटी में ज्यादा होगी और सजीवों में कम होगी। तो समझने वाली बात जो थी, पहला डिफरेंस जो था वो ये था कि भैया इनमें सबसे पहला अंतर जो है कि सजीवों में भी पाए जा रहे हैं, निर्जीवों में भी पाए जा रहे हैं तत्व। क्या सारे के सारे पाए जाते? नहीं, सारे के सारे नहीं पाए जाते। कितने पाए जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि तत्व जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं उनमें से कुछ तत्व जो होते हैं वो सजीवों में भी पाए जाते हैं, निर्जीवों में भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है कि भैया डिफरेंस जो होता है वो होता है, इनके अंतर जो होता है वो किस चीज का होता है? मात्रा यानी परसेंटेज यानी सांद्रता का होता है। कि पर्टिकुलरली हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसकी मात्रा सजीवों में निर्जीवों से ज्यादा लिखी हुई है। ठीक है, किसकी? कार्बन, एक सेकंड, कार्बन और ऑक्सीजन, माफ करना यहां पर, किसकी? कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो किसमें? सजीवों में, निर्जीवों से, हाँ ऑक्सीजन, मेरे से गलती से हाइड्रोजन लिख दिया था। कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो सजीवों में निर्जीवों से ज्यादा होती है। लेकिन अब अगर हम वो चार्ट देखें, अब ये चीज कहां बता रखी है सर? ये चीज बताई हुई है एक चार्ट में। मैंने कहा कहां है वो चार्ट? सर वो चार्ट हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने कहा कहां दिया हुआ है? बेटा यहां पर वो चार्ट दिया हुआ है, यही वाला चार्ट दिया हुआ है, आप देखेंगे। इस चार्ट में जब हम देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन जब हम देखते हैं, किसकी बात करते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, कहां दिया है कार्बन और ऑक्सीजन की? कहीं दिया हुआ कार्बन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? एक बार चेक करना यार, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन ही है? भोंदू हो तुम मेरा गलत करा देते हो। कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सजीवों में निर्जीवों से ज्यादा होती है। कौन था भैया ऑक्सीजन वाला? कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सजीवों में निर्जीवों से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब पता कंफ्यूजन कहां पर होगा? कंफ्यूजन होएगा कहां पर? जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं या एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें चार्ट जो है, जो हमें दिखाया जा रहा है, एक सेकंड में खोल देता हूं, फिर मैं आपको दिखा देता हूं। हमारी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है ऐसी चीज। कहां पर? कार्बन और हाइड्रोजन।
कहीं लिखा हुआ कार्बन और हाइड्रोजन? इसी पेज पर आप बिल्कुल नीचे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो क्या लिखा हुआ है? सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यतः ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो भोंदूलाल जो यहां पर ऑक्सीजन 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 लिख रहे थे, तुमको पढ़ना भी नहीं आता है। यहां पर क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि ये सूची में लिखा हुआ है कि ये जो सूची जो यहां पर लिखी हुई है ना, इस सूची में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और भी तत्व बताए हुए हैं। लेकिन इसी पेज पर, इसी पैराग्राफ में लास्ट में जो चीज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है यहां पर, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा अगर हम देखें तो भूपर्पटी से सजीव में ज्यादा होती है। बड़ा कंफ्यूजन कैसे होता है वो हम देखते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करेगा। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि भैया ये तत्व जो हैं ये सजीवों में भी मिलते हैं, निर्जीवों में भी मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? इनकी सांद्रता का होता है, इनकी मात्रा का होता है, इनकी परसेंटेज का होता है। स्पेसिफिकली कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो सजीवों में निर्जीवों से ज्यादा या भूपर्पटी से ज्यादा है। ठीक है सर, लेकिन जब हम चार्ट देखते हैं तो उससे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे? क्योंकि चार्ट जब हम देखते हैं तो इस चार्ट में तो हमें कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, पांचों कौन कौन देखिएगा जरा। यहां पर अगर हम सांद्रता देखें या परसेंटेज देखें तो हाइड्रोजन जो है भूपर्पटी में कितना परसेंट मिल रहे? 0.14, और यहां पर कितने मिल रहे मनुष्य के शरीर में? 0.5। ठीक है, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट 3, सवा 3 गुना या 3.5 गुना ज्यादा है। कार्बन की बात करें 0.03% और यहां पर 18.5%, यानी लगभग 18% ज्यादा, 18 गुना ज्यादा है यहां पर। तो ऑक्सीजन जो है ये 46.6% और यहां पर 65.65% है, यानी ये भी ज्यादा है। नाइट्रोजन की बात करें तो बहुत थोड़ा है और यहां पर 3.3% है। सल्फर की बात करें तो इतना परसेंट है और यहां पर इतना परसेंट है। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो यहां ज्यादा यहां कम है। कैल्शियम की बात करूं यहां ज्यादा यहां कम है। मैग्नीशियम की बात करूं यहां ज्यादा यहां कम है। सिलिकॉन की बात करूं यहां ज्यादा यहां है ही नहीं। तो कुल मिलाकर इस चार्ट में अगर हम देखें तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन में से भी पार्टिकुलरली सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो भूपर्पटी में ज्यादा है और मनुष्य के शरीर में कम है। सिलिकॉन जो है वो भूपर्पटी में मिल रहा है लेकिन मनुष्य के शरीर में है ही नहीं। भूपर्पटी का मतलब चट्टान मेरे भाई, अभी अभी बताया था आपको स्नेहा, हमने सिंपल चट्टान ले ली, टुकड़ा ले लिया, चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसके अंदर में एनालिसिस किया, उसको हम क्या बोलेंगे? भूपर्पटी बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें यहां पर ज्यादा है, यहां कम है। सिलिकॉन जो है यहां पर बहुत ज्यादा, यहां पर है ही नहीं, ना के बराबर है। लेकिन अगर हम देखें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन पांचों को अगर देखें तो कंपैरेटिवली मनुष्य के शरीर में ज्यादा है और भूपर्पटी में कम है। हमारी एनसीईआरटी जो है वो ये बोल रही है कि इन पांचों में से स्पेसिफिकली कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम तुलना करते हैं, किसमें? भूपर्पटी और मनुष्य के शरीर में, तो इन तत्वों की अपेक्षा इनकी सांद्रता जो है वो मनुष्य के शरीर में यानी सजीवों में निर्जीवों से ज्यादा है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी ने बोला। लेकिन क्या यह चीज 100% सही है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं परसेंटेज देखो, तुलनात्मक रूप से देखूं कि यहां पर 0.14 है और यहां पर 0.5 है, यानी कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। यहां पर, यहां से यहां देखूं 18 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? यहां पर लगभग 3 टाइम्स है, यहां पर लगभग 3 टाइम्स है, 3 गुना ज्यादा है। यहां पर लगभग कितना गुना ज्यादा है सर? 18 गुना ज्यादा है, 18 टाइम्स है। यहां पर अगर मैं देखूं तो आप क्या बोलोगे? यहां पर 46 है, यहां पर 65 है, तो कितने गुना ज्यादा है?
ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 46 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1, 1 गुना, तो ये पॉइंट में होएगा 0.5 to 6, 0.5% टाइम्स ज्यादा है। यहां पर बहुत थोड़े से 3.3 यानी 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स है ऑलमोस्ट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको भी आप कितना बोलेंगे, 0.10% क्या है, ज्यादा है। तो अगर कंपैरिजन करें यहां पर तो ऑलमोस्ट हम क्या बोलेंगे कि ये भी लगभग बहुत थोड़ा और 3.3 है, तो इसको हम बोल देते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बोला है। क्या सर दूसरा 616 गुना है? अरे भोंदूलाल 616 गुना होएगा क्या? हाँ जी। तो अगर हम देखें तो एग्जैक्टली अगर इनमें हम कंपैरिजन करें तो यहां पर परसेंट, यहां पर माइनस नहीं करना है आप लोगों के। 0.5 में से 0.14 माइनस कर दिया, 18 में से ये माइनस कर दिया, यहां पर ये उतने टाइम्स देखना है कि कितने टाइम्स ज्यादा है। तो इन पांचों में अगर देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो अगर हम देखते तुलनात्मक रूप से, तो वो मनुष्य के शरीर में यानी सजीवों में भूपर्पटी से क्या है, ज्यादा है। और एग्जैक्टली ऐसा ही याद रखना है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल परफेक्टली राइट नहीं है। क्या बोला मैंने? ये जो स्टेटमेंट जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया ये परफेक्टली राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही ज्यादा नहीं भैया, ये भी ज्यादा है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने क्या बोला है उस लाइन पर फोकस करना। ये थोड़ी ना बोला है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही ज्यादा है, नहीं। कार्बन, पढ़ना आराम से पढ़ना, कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा यानी जो दूसरे तत्व मिल रहे हैं उनकी तुलना में जीवों में भूपर्पटी से क्या है, ज्यादा है। यानी और तत्व भी ज्यादा है लेकिन उनसे ज्यादा मिल रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ये है डन, क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई है। ये हमारी हिंदी मीडियम में था, इंग्लिश मीडियम में भी आप साथ के साथ में चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों में सेम चीज लिखी हुई है बेटा, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे यहां पर कार्बन एंड हाइड्रोजन साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इस चीज का आइडिया शायद आपको कल जो मैंने सिर्फ 11 प्रश्न कराए थे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी बार एनसीईआरटी को बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, यानी दूसरे तत्वों की अपेक्षा कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनकी मात्रा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अर्थ क्रस्ट यानी चट्टान, पृथ्वी की ऊपरी स्तर जो होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, चट्टान बोल रहे हैं, उससे कंपैरेटिवली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है। हाँ जी सर, वहां पर 616 गुना करके देख लो भैया, आप कर लो, आपके पास बहुत टाइम है, करो आप। ठीक है जी, करो आप भैया, 616 गुना करो आप। ठीक है, 46 को 616 गुना करिए, 65 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, करो। यही तो अब बचा रह गया हमारे पास कि हम यहां पर 46 को 616 गुना इसका 65 आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलें आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहां पर जो बिंदु याद रखना है, सबसे पहला बिंदु जहां से प्रश्न बनने की संभावना होगी वो क्या है मेरे भाई? सीधा सीधा है क्या कि तत्व जो हैं, तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, वो दोनों में मिलते हैं, सजीवों में भी मिलते हैं, निर्जीवों में भी मिलते हैं। सारे नहीं बात कर रहे हम, उनमें से कुछ सजीवों में भी मिलते हैं, निर्जीवों में भी मिलते हैं। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इनकी सांद्रता का, मात्रा का। कंपैरेटिवली मात्रा अगर हम देखें तो सीधा सीधा आपने याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सजीवों में निर्जीवों से ज्यादा होती है। खत्म, प्रश्न आएगा यहां से आएगा सीधा सीधा। तो सर क्या वो जो चार्ट जो था क्या पूरा का पूरा याद रखना है? नहीं, उनमें परसेंटेज याद नहीं रखनी है। आप कहीं परसेंटेज याद रखने बैठ गए तो फिर हो लिया बेड़ा पार। समझ में आया? परसेंटेज याद करने मत बैठ जाना कि अच्छा हाइड्रोजन 18% था, वहां पर 0.8% था।
परसेंटेज याद रखेगा, 2 दिन बाद भूल जाएगा, परसेंटेज याद नहीं रखनी है। तेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा परसेंटेज का, डायरेक्टली प्रश्न जो पूछा जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना, वो यही पूछा जाएगा कि सजीव यानी जीव और भूपर्पटी की अगर तुलना करें तो कौन से तत्वों की मात्रा अन्य तत्वों से ज्यादा होती है? तो याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन, खत्म खल्लास। क्लियर है? ये पहला बिंदु आपको समझ में आ गया? कोई यहां तक तकलीफ, यहां तक की बात में? ठीक, चलें। हाँ बेटा, 616 गुना ज्यादा है, बस मेरी गलती है, ठीक है, 616 गुना ज्यादा है, ठीक है। हम यहां पर यही हमारा काम बचा, अब यहां पर तुलनात्मक करेंगे। हम यहां पर परसेंटेज निकालने बैठेंगे। बहुत बढ़िया, 0.3 नहीं था, 0.03, 616 गुना कर दीजिए बस। ओके मेरे भाई, 616 गुना ज्यादा है, ठीक है। कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं, है ना। आज हम कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे और सारे के सारे जो है हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना कितना आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आइए इसको रखेंगे, इसके नीचे ये रखेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको रखेंगे, इसके नीचे ये रखेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको रखेंगे, इसके नीचे ये रखेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, अब बात आ रही है, ये जो डाटा जो था, ये डाटा देने के बाद नीचे आप देखेंगे एक वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ C.N. राव। C.N. राव ये वैज्ञानिक है, ये C.N. राव है, और इन्होंने एक बुक प्रकाशित करी थी जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। इनको 2014 में भारत रत्न मिला था, याद रखना। 2014 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। कई सारी यूनिवर्सिटीज में ये जाते हैं, अपने लेक्चर्स देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। जिनमें से मैं भी एक भाग्यशाली व्यक्ति नहीं रहा। जिस टाइम ये हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, उस टाइम मैं अपने घर पर बैठा था, पता नहीं कुछ कारणवश मैं अपने घर पर आया हुआ था। तो जब मैं अपने घर पर आया था तो ये पीछे से यूनिवर्सिटी में आए थे, तांता लग गया था जब ये हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे। और 2015 की बात है, 2014 में इनको भारत रत्न मिला था। चलो जी, तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, जिसमें अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री इन्होंने बुक प्रकाशित करी थी। उसी प्रकाशित बुक में से ये डाटा लिया गया है। तो ये जो डाटा है ये किसकी बुक से लिया गया है? C.N. राव। 2014 में इनको क्या मिला था ये याद रखने की जरूरत नहीं है, भारत रत्न मिला था। इनकी बुक का नाम क्या था? अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। इतनी सी बात, ठीक है। अब बालिका है, उसका नाम है रानी चौरसिया। कह रही सर भारत रत्न क्या होता है? बेटा एक रत्न होता है जो भारत, जो हमारा देश है ना, वो एक रत्न देता है। किसको रत्न देता है? ऐसे लोगों को रत्न देता है, पुरस्कार देता है एक तरीके से। पुरस्कार से नवाजा जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत तगड़ी रिसर्च करता है या बहुत कुछ अच्छा करता है सामाजिक कल्याण के लिए, तो अलग अलग रत्न दिए जाते हैं, अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है, ठीक है। ओके रानी, समझ में आ गया? ठीक है, अभी जिंदा है, हाँ ये अभी जिंदा है। उनकी मृत्यु हो गई थी 2001 में, रामचंद्रन की। ओह माय गॉड। चले आगे बेटा, आगे बढ़े। नहीं कह रहा, अरे भाई गोल्ड मेडल दिया जाता है ना, सही है, ओलंपिक्स में खेलने गए थे ये। आइए, सो यहां तक की बात समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत? यहां तक आगे बढ़े। एक बालक कह रहा है सर लगता है इनका दिमाग अभी विकसित नहीं हुआ। सही कह रहा है बालक बेटा, बहुत सही कह रहा है। लगता है ये अभी 9th क्लास से निकले नहीं है, इनका दिमागी विकास नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूं इनको मैं अपने बेटे के साथ ही स्कूल में पढ़वा लेता हूं। मेरा बेटा जो अभी 1st क्लास में है उसके साथ भेज देता हूं इनको। हाँ चलिए, आते हैं, कई आते हैं बिना फालतू में टाइम पास करने के लिए आते हैं। टाइम पास करने के लिए बैच लिया है, टाइम पास करने के लिए आते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं।
ठीक है, आइएगा। सो तत्व दोनों में मिलते हैं, सांद्रता का डिफरेंस है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर इस 118 तत्व जो मिल रहे थे, क्या 118 के 118 तत्व सजीवों में मिलते हैं? 118 तत्वों में से कितने तत्व हैं जो सजीवों में मिलते हैं? तो 118 तत्वों में से 34 तत्व सजीवों में पाए जाते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है 118 जो हैं, 118 के 118 किस में मिल रहे हैं? निर्जीवों में। निर्जीवों में 118, भैया 118 कहां मिल रहे होंगे? इस पृथ्वी पर दो ही तो चीजें हैं, निर्जीव है और सजीव है, और कुछ है क्या? है इनके बीच की संयोजी कड़ी है, कौन है? वायरस है, ठीक है, उसको साइड में रखते हैं, उसमें भी तत्व होंगे है? तो कुल मिलाकर सजीव और निर्जीव दो ही हैं इस पृथ्वी पर। तो सजीवों में 34 हैं, तो निर्जीवों में कितने होंगे? सर निर्जीवों में 118 होंगे ना भाई। तो निर्जीवों में 118 के 118 है, क्योंकि हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका पता लगा रहे हैं, जो अभी तक हमने खोज करी है। अब इन 118 में से सजीवों में कितने हैं? सर 34 पाए जा रहे हैं। अभी तक देखिएगा 34 तत्व जो हैं वो सजीवों में पाए जा रहे हैं। अब इन 34 तत्वों में से 16 तत्व जो होते हैं, उन 16 तत्वों को हम बोलते हैं आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? आवश्यक तत्व बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व। 16 तत्व जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आवश्यक तत्व बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो 18 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सहायक तत्व कहलाते हैं, एक्सेसरी एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या सर? मैंने बोला ये जो 34 तत्व जो हैं ये सजीवों में मिलेंगे। हाँ सर। अब आप मुझे बताइएगा ये जो 34 तत्व जो हैं वो सजीवों में मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे? ये भी तो जरा सोचिए। ये जो 34 तत्व मिलेंगे सजीवों में कहां मिलेंगे? हम किससे बने हुए हैं? सर कोशिका से। तो ये 34 तत्व सजीवों में किस में मिलेंगे? सर कोशिका में। अब आप मुझे बताइए कोशिका में कहां पर पाए जाएंगे? कोशिका में जीवित पदार्थ जो था वो कौन था? सर जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? सर 34 तत्व सजीवों की कोशिकाओं में मिल रहे हैं। कोशिकाओं में कौन है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में पाए जाएंगे, जिसमें से 16 तत्व जो है वो आवश्यक है और 18 जो है वो सहायक है। अब 16 आवश्यक है मीन 16 का होना अनिवार्य है। 16 जो है वो मिलने ही मिलने चाहिए। 16 के 16 जो है वो मिलने ही मिलने चाहिए, यानी वो हमारे लिए ये बोल देंगे कि एकदम से अनिवार्य टाइप की है कि ये 16 तो मिलने ही चाहिए। बाकी 18 जो है कुछ कोशिकाओं में मिलते हैं, कुछ कोशिकाओं में नहीं मिलते हैं। कुछ कोशिकाओं में मिलेंगे, कुछ कोशिकाओं में नहीं मिलेंगे। जैसे जिंक की बात करूं, चलो अभी मैं लिख दूंगा सारे के सारे, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। टोटल 34 तत्व हैं, 34 में से 16 तत्व तो 100% मिलने ही मिलने चाहिए। 18 तत्व हैं, हो सकता है इनमें से कुछ मिले किसी कोशिका में, किसी कोशिका में ना मिले। ठीक है जी। अब बात आ रही है सर ये जो 16 तत्व हैं, इन 16 तत्वों को हम मेन है हमारे ये 16 तत्व, ये जो 16 तत्व हैं इन 16 तत्वों को फिर से हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। क्या सर ये सारा पढ़ना? बिल्कुल पढ़ना, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए इसी तरीके से पढ़िएगा। डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं इसी तरीके से पढ़िएगा। टोटल 16 तत्व जो है, इन 16 तत्वों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक है अनिवार्य, एक है अधातु, और एक होते हैं धातु तत्व। कौन कौन से हैं? एक है अनिवार्य, एक है अनिवार्य, एक है अधातु, और एक है हमारे धातु तत्व। ठीक है जी। अब अनिवार्य को हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल। अधातु को हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटेलिक। और धातु को हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक बोलेंगे।
अब आप मुझे बताइए, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप सभी से, धातु तत्व अधातु तत्व कौन से होते हैं? धातु तत्व कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं? हाँ जी, धातु कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं? तो बेटा धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या डोनेट करते हैं, और अधातु कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कौन से होते हैं? अधातु होते हैं। और धातु तत्व कौन से होते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना, निकालते हैं जो। और क्या होता है, धातु की क्वालिटी क्या होती है भैया? इनके ऊपर किसी सॉलिड चीज से मारा जाए तो इनसे आवाज आती है, सॉलिड होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, चटकीले मतलब होते हैं, रंग के होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे धातु तत्व होते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है सर अनिवार्य अधातु और धातु में। अधातु का मीनिंग तो समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। धातु कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अनिवार्य का मतलब वो तत्व जो हर एक सजीव कोशिका में मिलना जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वो सजीव होगी नहीं, वो कोशिका जो है वो निर्जीव होगी। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, इनके बिना कोई भी कोशिका जिंदा नहीं रह सकती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे जीव द्रव्य में उपस्थित, ये जो 16 तत्व जो हैं, ये हमारे जीव द्रव्य का 90 से 93% पोर्शन बनाता है। कौन? हमारे अनिवार्य तत्व। अब बात करते हैं अधातु। अधातु हमारे टोटल 16 याद रखने, 16 में से 3 तो ये हमारे कौन हो गए हैं? अनिवार्य हो गए हैं। अधातु याद रखने, सर ये याद रखने, बिल्कुल याद रखने हैं। नकल कर पर समझ कर। कैसे याद रखना? नकल, न Cl, Cl मीन्स क्लोरीन, नकल, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? नकल। नकल कर पर समझ कर। पहले चीजों को समझ, फिर उसके बाद में क्या कर? नकल कर। नकल कर पर समझ कर। ठीक है, पहले चीजों को, अबे यार, पहले नकल कर, फिर पहले चीजों को समझ, फिर उसके बाद नकल कर। ठीक है, तो नकल कर पर समझ कर, ये हमारे 4 तत्व जो हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, ये हमारे अधातु होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और भूल मत जाना, ये हमारे जीव द्रव्य का 3% हिस्सा बना रहे हैं। कितना परसेंट? 3%। 90 to 93% तत्व जो हमारी कोशिका में पाया जा रहा है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मात्र 3% हिस्सा होता है किसका? नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, फास्फोरस का और सल्फर का। डन। अब बात करते हैं धातु की। धातु जो है कितने हो गए भैया? 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 7, यानी 16 में से 7 हो गए, बचे कितने? 9। 4 ये, 3 ये, टोटल कितने हो गए? 7। टोटल कितने थे? 16 में से 7 ये हो गए, बचे कितने? 9। अब ये 9 धातु तत्व, क्या ये याद रखने? बिल्कुल धातु तत्व याद रखने। अब धातु तत्व कितने भैया? 9 है। कैसे याद रखने हैं? बहुत ही बढ़िया, जिनको याद है बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, यही ऑर्डर में याद रखना। पिछली बार भी यही ऑर्डर बताया था, पिछले साल भी ये पढ़ाया था, उससे पहले भी यही पढ़ाया था। बहुत सिंपल सा निमोनिक, आसानी से याद हो जाएगा। अभी शायद परसों या तरसों जो है कोई त्योहार है, अगर आप जानते हो, है कोई जन्माष्टमी नाम से कोई त्योहार आने वाला है। जन्माष्टमी, कान्हा का जन्म है, कृष्णा का जन्म है। तो कान्हा, KNA मीन्स कान्हा, कान्हा का मन मांगे मोदक। किसका? कान्हा का मन मांगे मोदक। मोदक मीन्स लड्डू। क्यों?
क्यों मांग रहा है? क्योंकि जान काफी है। उसका मन जो है मोदक मांग रहा है, क्योंकि जान जो है बहुत ज्यादा है, तो और मोदक ही मोदक खाना है। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम और आयरन। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। हो जाएगा? क्लियर है? तो किसी भी ऑर्डर में याद रखिए। काना का मन मांगे मोमोज, मोदक, कुछ भी याद कर लीजिए। काना का मन मांगे मोमोज, क्योंकि जान काफी है ना। काना का मन मांगे मक्खन, क्योंकि जान काफी है। तो किसी भी तरीके से याद रखिए, लेकिन याद जरूर रखना है। अब ये जो है बेटा, ये हमारे 90 to 93% क्या मिल रहे थे हमारे जीव द्रव्य में? ये वाले तत्व मिल रहे थे। 3% ये वाले तत्व मिल रहे थे, और लगभग 5% जो है ये वाले तत्व मिलते हैं। तो कुल मिलाकर आपने याद रखना था क्या? 118 तत्वों में से 34 तत्व जो है वो सजीवों में पाए जाते हैं। इन 34 में से 16 जो है वो आवश्यक है, इनके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अब जो 16 जो है, उन 16 में से भी 3 का मिलना तो अनिवार्य है। 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो आदमी खत्म, या कोई सजीव जीवित ही नहीं रह पाएगा। यानी ये 3 तो अनिवार्य हैं। बाकी जो है उनकी परसेंटेज कम है। ये जो है ये 90 to 93% होंगे, बाकी जो उनकी परसेंटेज कम है, जो अधातु और धातु श्रेणी में हमने उनको डिवाइड किया है। हाँ जी, क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक की बात आपने चार्ट बनाकर याद रखनी है पूरी की पूरी। क्या ये यहां तक की बात पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई है? क्या आप मेरे साथ ये चार्ट बनाकर इसको याद रख सकते हैं? हाँ जी, ठीक है, डन, क्लियर है, समझ में आ गया। तो 16 तत्व किस में मिल रहे हैं भैया? हमारी कोशिका के जीव द्रव्य में मिल रहे हैं। ठीक है, ये 16 तत्व जो हैं, 9 ये धातु, 4 ये अधातु और 3 अनिवार्य। ये 16 तत्व आवश्यक तत्व होते हैं। आपको सहायक तत्व याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे कोई सहायक तत्व नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये 16 तत्व ब्रॉड लेवल पर सोचना। क्या हमने ये पढ़ा है कि ये जो 16 तत्व जो हैं ये कौन से हैं? ये तो हमने ये पढ़ा कि 16 तत्व इन 3 श्रेणियों में हमने बांटा है 16। अब ये 16 तत्व किस रूप में मिल रहे हैं ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, यानी चौथा बिंदु। ये जो 16 तत्व जो हैं, जिनको हमने क्या बोला है? आवश्यक तत्व बोला है। 16 आवश्यक तत्व, जीव द्रव्य में किस रूप में पाए जाते हैं? ये तो समझ में आ गया कि भैया 16 तत्व हैं, जो 34 में से 16 तत्व हैं जो आवश्यक हैं, जो कोशिका के जीव द्रव्य में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? ये तो जस्ट हमने पढ़ा कि ये 16 तत्व हैं जो जीव द्रव्य में मिल रहे। अब ये किस रूप में मिलते हैं वो हमें पढ़ना होगा। तो किस रूप में मिलते हैं आइएगा समझने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो एनसीईआरटी कवर ही नहीं कर रहे आप, ये जो पढ़ा रहे हो अभी देख तेरे को कैसे कनेक्शन मिलेगा एनसीईआरटी से। देखना, ध्यान से देखना, ये जो 16 आवश्यक तत्व हैं ये किस रूप में पाए जा रहे हैं, ये पढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा, क्या ये कैल्शियम क्या मुक्त आयन के रूप में पाया जा सकता है? एक कह रहा है सर लिक्विड के रूप में पाया जा रहा है। भोंदूलाल कौन था ये? सर लिक्विड के रूप में पाया जाता है। अबे ये तत्व हैं, तत्व सॉलिड होते हैं बे। हाँ जी, हाँ भाई, धज्जियां उड़ा देते हो केमिस्ट्री की भी। जल्दी से मुझे बताइए, क्या कैल्शियम जो है क्या वो कैल्शियम आयन के रूप में मिल सकता है?
क्या मैग्नीशियम आयन के रूप में मिल सकता है? क्या क्लोरीन ऋणायन के रूप में मिल सकता है? ये धनायन है, ये ऋणायन है। पोटेशियम कैटायन के रूप में मिल सकता है। यानी कैल्शियम आयन सेल चैप्टर में पढ़ा था। यानी क्या आपके ये जो तत्व हैं, क्या ये आयनिक रूप में मिल सकते हैं? क्या ये मुक्त आयन के रूप में पाए जाते हैं? हाँ जी, क्या ये मुक्त आयन के रूप में पाए जाते हैं? बिल्कुल जनाब, ये मुक्त आयन के रूप में पाए जाते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं थी? हम यहां क्या पढ़ रहे थे सर? हम यहां पढ़ रहे थे कि किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी क्या, कि ये जो 16 तत्व जो होते हैं ये जीव द्रव्य में किस रूप में पाए जाते हैं? सर ये मुक्त आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है जी। और किस रूप में पाए जाते हैं? मैंने कहा आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा। केमिस्ट्री की सिंपल से बेसिक सी चीज है, और वो ये कि आप सभी जानते हैं एटम्स यानी परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? सोचो, जल्दी से मुझे आंसर देंगे। एटम्स मिलकर आगे चलकर क्या बनाते हैं? एटम्स जुड़कर क्या बनाते हैं? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी 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 जल्दी। सटोरू गोजो जल्दी से मुझे बताओ। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। वेल डन, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। कई सारे अणु जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे हमने बोला, सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला ये कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है। अब मैंने बोला 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो कौन है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्या बना दिया? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना दिया, C6H12O6 बना दिया। हाँ सर। अब ये मॉलिक्यूल आगे चलकर क्या बनाते हैं? ये मॉलिक्यूल अब ऐसे कई सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे? सोचो, ये कई सारे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ये कई सारे ग्लूकोज, ये इस तरीके से कई सारे, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ऐसे कई सारे ग्लूकोज आपस में जब जुड़ जाएंगे तो आपस में जब ये जुड़ जाएंगे, बेटा दिमाग लगाओ फटाफट, ये आपस में जब जुड़ जाएंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे? सर ये आपस में जब जुड़ जाएंगे तो मिलकर ये क्या बनेगा? सर ये आपस में जब जुड़ जाएंगे तो मिलकर क्या बनेगा? आप सीधा बोलेंगे सर मिलकर यौगिक बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। सिंपल। ओहो हो सर, बहुत तगड़ी बात बता दी मैंने तो। है बताओ मेरे भाई, क्या ये 9वीं 10वीं कक्षा में ये चीज पढ़ा दी जाती है आप सभी को? क्या 9th-10th क्लास में ये चीज पढ़ा दी जाती है? क्या 9th-10th क्लास में ये चीज समझाई जाती है आप सभी को? इतनी सी बात समझ में आती है। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल सा, कोई तकलीफ नहीं, आराम से चीज समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे बताओ ये जो कंपाउंड जो है ये किससे बने हुए? आपने बोला मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं? एटम्स। अरे ये एटम्स किसके हैं? तत्व ही तो हैं। ये कार्बन तत्व, ये हाइड्रोजन एक तत्व है, ये ऑक्सीजन एक तत्व है, फास्फोरस एक तत्व है। यानी यही तत्व आगे चलकर क्या बना रहे हैं? यही तत्व आगे चलकर अणु बना रहे हैं, यही अणु आगे चलकर यौगिक बना रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो 16 आवश्यक तत्व जो थे, ये 16 आवश्यक तत्व जो हैं, ये जीव द्रव्य में किस रूप में थे? सर मुक्त आयन के रूप में है
और यौगिक के रूप में, यानी कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। यानी मेरा जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य जो होएगा, है ना, मैंने एक सेल ली, उस सेल को तोड़ा, तोड़ने से उस सेल से बाहर क्या निकलेगा? जीव द्रव्य। उस जीव द्रव्य में क्या मिलेगा? सर, उस जीव द्रव्य में तत्व मिलेंगे, या तो मुक्त आयन के रूप में मिलेंगे या यौगिक के रूप में मिलेंगे, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आई है? क्या इतनी सी बात समझ में आई है? डन। अभी रुकना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जो यौगिक जो मिलेंगे सर, ये फिर से दो प्रकार के मिलेंगे। किसके अंदर? ये जो यौगिक जो मिलेंगे जीव द्रव्य में, ये यौगिक फिर से दो प्रकार के होंगे। कौन से दो प्रकार के होंगे जनाब? ये यौगिक आप अच्छे तरीके से जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक, एक होते हैं अकार्बनिक। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होते हैं ना, एक कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और एक होते हैं अकार्बनिक। क्या मुझे बताने की जरूरत है, या केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक्स आपके क्लियर हैं? कार्बनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, अकार्बनिक कौन से होते हैं? यस रानी चौरसिया, जल्दी से मुझे बताओ, कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? पदार्थ भी बोल सकते हैं इनको, यौगिक को। हाँ जी, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? बताओ, पता है ना सभी को? हाँ जी, क्या होते हैं? जिसमें कार्बन मिलेगी या नहीं मिलेगी? जिसमें क्या मिलेगी? कार्बन मिलेगी ना। जिसमें क्या मिलेगी? अमित कश्यप कह रहे सर, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं बांगड़ुओ, तुमको ये चीज मैंने सेल चैप्टर में पढ़ाई थी। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी। कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से बने होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है। याद करो, आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था। सेल चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पढ़ाई थी। कोशिका झिल्ली जब पढ़ाई थी तो लिपिड पढ़ाया था, और लिपिड पढ़ाया था तो वहां पर हाइड्रोकार्बन, वहां पर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड आपको पढ़ाया था। यार कुछ तो याद रखा करो भोंदुओं, है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला थी। कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला जो होती है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं? जिनमें जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से बने होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला से बने होते हैं। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, कई सीधा सीधा बोल सर जिनमें कार्बन होती है। अब कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी होती है, कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। क्या ये कार्बनिक यौगिक है? कार्बन तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी होती है, कार्बन तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी है। देखो, कार्बन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में भी है। ये कार्बन किस में है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं। तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला पाई जाती है। सिंपल सी केमिस्ट्री, 9th क्लास में ये चीज पढ़ा दी जाती है। मे बी पॉसिबल हमने नहीं पढ़ी, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाई, और अगर पढ़ाई भी तो हमारे पास इतनी वो नहीं थी कि हमने ध्यान नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया, पढ़ाई में मन नहीं लगा। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो याद रख सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से बने हो उनको हम क्या बोल रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ बोल रहे हैं। चलो सर, अब आप मुझे बताइए अकार्बनिक कौन से होंगे? जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला नहीं मिलेगी, खत्म। जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिलेगी वो कार्बनिक, जिनमें नहीं मिलेगी वो अकार्बनिक। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं अकार्बनिक और कार्बनिक के एग्जाम्पल, ये है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ऑर्डर इसी ऑर्डर में याद रखना, 1 2 3 4 ऑर्डर यही याद रखना है आपने। फर्स्ट नंबर पर आप रखेंगे प्रोटीन। क्यों सर? रीजन है बताने का। सेकंड नंबर पर आप रखेंगे न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड।
क्यों इसी ऑर्डर में क्यों याद रखना? कारण है ना यार, इसीलिए बोल रहा हूं। तीसरा आप याद रखेंगे, तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, और चौथे नंबर पर आप लिखेंगे लिपिड। ये चार हैं आपके कार्बनिक यौगिक, ये चार हैं कार्बनिक यौगिक। यहां पर अकार्बनिक यौगिक में आपको सिंपल लिखना है जल, वाटर। सोचो क्या वाटर कार्बनिक यौगिक है? क्या इसमें कार्बन मिल रही है? हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन है नहीं है ना। कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला होनी चाहिए, नहीं है, तो ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है, यह अकार्बनिक अणु है। और लवण, क्या याद रख सकते हैं आप? लवण याद रख सकते हैं, सॉल्ट। सर फिर कार्बोहाइड्रेट में तो ऑक्सीजन होती है, इसमें तो केवल कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए था ना। अरे मेरे भोंदू लाल, कौन था ये? सिद्धू जी। सिद्धू जी, कार्बनिक पदार्थ का मतलब वो था जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला होनी चाहिए। अब उसके अतिरिक्त अगर कोई चीज मिलेगी, जैसे मैंने बोला ये मेरे भाई कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला थी, ओके सर, मैंने इस हाइड्रोजन को हटाकर अमीन समूह लगा दिया। तो अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये कार्बनिक यौगिक नहीं है? हैं भोंदू, जल्दी से सोच। सोच, क्या ये कार्बनिक यौगिक नहीं रहा? सर ये सिद्धू रंजीत शौर्य है। अच्छा हाँ भाई, क्या ये कार्बनिक यौगिक नहीं रहा? बोलो बोलो बोलो, है तो अभी भी कार्बनिक यौगिक ना, है ना? अब मुझे बता, क्या इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला नहीं है? तब मुझे बता, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, नाइट्रोजन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैंने तेरे से बोला ये कार्बन 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 कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बताइए क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला नहीं मिल रही? मिल रही है। क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रही? मिल रही है ना। तो भाई कौन महान ने मेरा नाम पहचान लिया? चरण स्पर्श, लपाड़ा लगा देंगे यहीं से। तुम्हारे भोंदूलाल कुछ पढ़ा लिखते हो? नहीं पढ़ते लिखते हो? शायर कार्बोहाइड्रेट में तो ऑक्सीजन आ गई। अरे ऑक्सीजन आ गई तो कार्बन और हाइड्रोजन तो है ना। कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी था, नाम बदलने से क्या हुआ? हमको पता नहीं लगेगा रंजीत शौर्य कौन था? पिछले साल कितनी डांट खाई थी तुमने, याद नहीं है हमको? पढ़ाई पर ध्यान दिया करोगे? ऐसे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा फिर कैसे काम चलेगा? हाँ भाई, ये चीज समझ में आ गई है? डन। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है। तुमने मेरा नाम पहचान लिया, तुमको चरण स्पर्श, उसको चरण स्पर्श करेगा वहीं से तेरे पिटाई कर दूंगा मैं। चरण स्पर्श। हाँ भाई, तो अकार्बनिक जो है वो जल भी हो सकता है, वो लवण भी हो सकता है। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, ये सारे क्या हैं? लवण हैं। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, मीथेन गैस, मीथेन। हाँ जी, तो कुल मिलाकर गैस जो होती हैं वो भी अकार्बनिक तत्वों के अंतर्गत आती है, कुछ गैस कार्बनिक भी होती हैं। ठीक है? हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है? यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें अब जरा सुनना, प्रश्न कहां से आएगा? प्रश्न आएगा यहां से। कहां से सर? प्रश्न आएगा यहां से। कहां से? यहां से। यहां से प्रोटीन की परसेंटेज याद रख लेना मेरे भाई, भूल मत जाना।
10 से 15%, न्यूक्लिक अम्ल की 5 से 7%, तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है तो 3%, लिपिड 2%। यहां से आएगा प्रश्न, क्या कि हमारे जीव द्रव्य में जो 16 तत्व मिल रहे थे, वो 16 तत्वों में से कुछ तत्व मात्र 1% तत्व, मात्र 1% तत्व जो है वो मुक्त आयन के रूप में मिल रहे थे। क्या बोला मैंने? 16 तत्व जो थे वो तो ये थे, ये 16 तत्व थे। ये 16 तत्व जीव द्रव्य में किस रूप में मिल रहे थे? सर, ये 16 तत्व हमारे जीव द्रव्य में, ये 16 तत्व हमारे जीव द्रव्य में, ये 16 तत्व हमारे जीव द्रव्य में दो रूप से पाए जा रहे थे। मैंने कहा किस रूप से? सर, या तो मुक्त आयन के रूप में, या ये 16 तत्व जो हैं वो अणु बनाकर यौगिक बनाएंगे, यानी यौगिक के रूप में मिलेंगे। मुक्त आयन के रूप में मात्र 1% थे, और यौगिक के रूप में कौन से? कार्बनिक यौगिक के रूप में 10 to 15%, यानी सबसे ज्यादा जो कार्बनिक यौगिक हमारे जीव द्रव्य में पाया जाता है वो प्रोटीन होता है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए 5 से 7%, थर्ड कार्बोहाइड्रेट 3%, लास्ट लिपिड 2%। ये परसेंटेज से प्रश्न पूछे गए हैं, याद रख लेना। आप कह रहे थे ना सर एनसीईआरटी नहीं आ रही है, एनसीईआरटी नहीं आ रही है, यहां पर आ रही है। और अकार्बनिक तत्व यानी जल और गैस या लवण, जिसमें से जल जो होता है वो 70 to 90% पाया जाता है, गैस और लवण 2% या उससे भी कम पाई जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं। हाँ जी, ऑर्गेनिक में आएगी अंशु। सबसे पहले मीथेन बनी थी, जो प्रथम कार्बनिक पदार्थ था इस पृथ्वी पर। याद रखना, जब विकास चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा मीथेन। हाँ जी, 70 से 90, इसलिए मैंने बोला कुछ गैसेस ऑर्गेनिक भी होती हैं। हाँ जी, तो जल 70 to 90%, गैस लवण 2%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक अम्ल 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, मुक्त आयन 1%। ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई हैं? क्योंकि ये सारी चीजें तेरी एनसीईआरटी में, तो कह रहा था ना कहां है सर ये एनसीईआरटी में? ये सारी की सारी चीजें तेरी एनसीईआरटी में एक छोटा सा चार्ट दे रखा है, उसमें डायरेक्टली लिखी हुई है। ये बताना था। जल 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, आयन यानी मुक्त रूप से आयन 1%। क्या यही चीज हमने यहां पर लिखी है? क्या यही चीज हमने यहां पर लिखी है? लेकिन हमने एक ऑर्डर में लिखी है, ताकि जब हम अपने नोट्स बनाएं और जब हम पढ़ाई करें तो हमें ढंग से आइडिया हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऑर्डर में पढ़नी चाहिए चीजें। तो हमने कैसे पढ़ाई स्टार्ट करी, इस चैप्टर को हमने शुरुआत कैसे करी, ये सोचो। हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी क्या कि भैया जैव अणु हमने पढ़ा ही नहीं है। व्हाट इज जैव अणु? हम जा ही नहीं रहे अभी जैव अणु। हमने स्टार्ट किया कि भैया हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हम तत्व देखते हैं। कितने तत्व? 118 होते हैं, जिनमें से 118 के 118 अकार्बनिक पदार्थ यानी भूपर्पटी यानी निर्जीवों में तो मिल ही रहे हैं। क्या सजीवों में भी होते हैं? हाँ जी होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस कितना क्या होता है? दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है? परसेंटेज का होता है। दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है? मात्रा का होता है। जैसे हमने बोला कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो सजीवों में भूपर्पटी से ज्यादा, ये पहला बिंदु था। फिर दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कि भैया 118 तत्व में से कितने मिल रहे सजीवों में? क्या सजीवों में सारे के सारे मिल रहे? नहीं, 34 मिलते हैं। अब 34 में से कोशिका में ही तो मिलेंगे ना, कोशिका में जीव द्रव्य में ही तो मिलेंगे, जिसमें से 16 जो है वो तो मिलने चाहिए, जिनको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक, जरूरी है। 16 तो जरूरी है। हाँ, 18 जो है अगर मिल गए तो हेल्प करेंगे, नहीं मिले तो कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। 16 का मिलना जरूरी है। अब ये जो 16 जो थे या तो धातु हैं या अधातु हैं या अनिवार्य हैं, यानी इन 16 को हमने 3 श्रेणियों में बांटा। ये जो 16 जो है या तो धातु
धातु के रूप में मिल रहे हैं या अधातु होते हैं। और तीसरी श्रेणी अनिवार्य। अनिवार्य मींस जिसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कोशिकीय संरचना का गठन होना। तो 90 to 93% अनिवार्य, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नकल कर पर समझकर, ये कौन थे? हमारे अधातु थे जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते, ग्रहण करते। धातु आयन जो रंगीन होते, चटकीले रंग के होते, टन बजता, उस पर कोई सॉलिड चीज पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? धातु आयन बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ये धातु तत्व जो थे वो हमने ऑर्डर देख लिया था। कान्हा का मन मांगे मोमोज या मोदक या मक्खन, क्योंकि जान काफी है, ये 5% मिल रहे थे। फिर हमने बोला ये तो हमारे तत्व थे। अब जनाब ये तत्व हमारे जीव द्रव्य में मिल रहे हैं, किस रूप में मिल रहे हैं? हमने बोला 2 रूप में मिलते हैं। या तो मुक्त आयन के रूप में मिलेंगे, कितने %? मात्र 1%। ये हमारी एनसीईआरटी ने चार्ट में लिखा हुआ है, मात्र 1% दिखाया मैंने तेरे को अभी एनसीईआरटी में। आयन लिखा हुआ था, कौन है? मुक्त आयन के रूप में। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे क्या आयन के रूप में मिलते हैं। और बाकी बचे हुए किस रूप में मिलते हैं? बाकी बचे हुए तत्व जो है वो अणु बनाकर यौगिक बनाते हैं। किस रूप में मिल रहे हैं? बाकी जो है वो या तो आणविक रूप में मिलते हैं या यौगिक बनाते हैं। अब जनाब यौगिक हमारे या तो कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक कौन से होते हैं? जनाब ये 4 होते हैं। इस चैप्टर में यही तो 4 पढ़ने हैं। और अकार्बनिक हमारी जल है और उसके अलावा लवण और गैसेज हैं, ये हम पढ़े। जिसमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जीव द्रव्य का कितना % भाग जल बनाता है? याद रखना 70 to 90% भाग जो होता है जीव द्रव्य में कौन होता है? वाटर होता है। प्रोटीन कितना %? मैंने क्या बोला था? ऑर्डर, इस ऑर्डर में याद रखना। क्यों बोला था इस ऑर्डर में याद रखने के लिए? क्योंकि प्रोटीन वर्ड जो है वो किससे आया है? हम पढ़ेंगे प्रोटियस वर्ड से। और प्रोटियस का मतलब होता है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर इन 4 कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो इन चारों में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? प्रोटीन। किस बिहाफ पर? परसेंटेज के बिहाफ पर, मात्रा के आधार पर, कि सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ जो हमारी कोशिका में पाया जाता है वो प्रोटीन होता है, 10 to 15%। तो ऑर्डर याद रखना, 10 से 15 प्रोटीन, 5 से 7 न्यूक्लिक अम्ल, तीसरे पायदान पर कौन है? कार्बोहाइड्रेट, तो 3%, और चौथे पर है लिपिड, तो 2%। ये परसेंटेज हो गई है। ये चीज थी जो आपको समझानी थी, ठीक है। सर आयंस में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? अगर बेटा मैं आयंस की बात करूं तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा आयन जो पाया जाता है वो होता है कैल्शियम। भूल मत जाना। किसके अंदर? एक प्राणी शरीर की बात करूं, पादप शरीर की बात नहीं कर रहा, प्राणी शरीर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा आयन जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। चमन जांगिड़ आज आप खुद करेंगे इस प्रश्न को और सोचेंगे। ये प्रश्न ना मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। एक कोशिका 20 मिनट में इतनी बार विभाजन करती है, इतने भरने में कितना टाइम लगेगा? क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ है बेटा। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे और सोचेंगे कि क्लास में आप प्रश्न पूछेंगे और हम आपको बता देंगे तो इतना समय नहीं है, मैं फिर क्लास ही ना लूं। फिर एक काम करते, क्लास रहने देते, पढ़ाते नहीं है और हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हड्डी में तो सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है ना? कैल्शियम भी होता है, फॉस्फेट भी होता है। कैल्शियम किस फूड में पाया जाता है? अंडे में, दूध में, पनीर में। सर जी गैस लवण क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटा, लवण मतलब सॉल्ट्स और गैस मतलब गैस। ठीक है, कल केमिस्ट्री वाले सर से पूछना बेटा। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपने स्विमिंग पूल नाम सुना है? स्विमिंग पूल सुना है? स्विमिंग पूल, हाँ सर। स्विमिंग पूल का मतलब क्या था? पूल एक जगह है जिसमें पानी भर दिया। पूल का मतलब क्या है? एक क्षेत्र है जिसमें हमने पानी भर दिया और वहां पर हम क्या कर रहे हैं? स्विमिंग। तो पूल का मतलब एक क्षेत्र जहां पर हमने चीजों को भर दिया। अब आप मुझे बताइए
कोशिकीय पूल या सेल्यूलर पूल का मतलब क्या होएगा? कोशिका एक खाली जगह है जिसके अंदर हमने कुछ भर दिया। क्या भरा? जीव द्रव्य। तो सेल्यूलर पूल किससे बना हुआ है? जीव द्रव्य से। उस सेल्यूलर पूल में क्या मिल रहा है? जीव द्रव्य। उस सेल्यूलर पूल में क्या मिल रहा है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किससे बना हुआ है सर? तत्वों से। या तो मुक्त आयन के रूप में मिलेंगे या यौगिक के रूप में मिलेंगे, जिसमें से अकार्बनिक 70 to 90% वाटर, लवण और गैस 2%, उससे भी कम कार्बनिक ये सारी चीजें मिलती है हमारी कोशिका में। हाँ जी सर, सीवीएस क्या है? कहां है, मतलब कहां लिखा हुआ है सीवीएस, पीएनसीएल? हाँ जी, सर मसल बनाने के लिए कौन सा जरूरी है? मसल्स बेटा प्रोटीन से बनी होती है, और प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी होती है। तो मसल बनाने के लिए आप तत्व नहीं लेते हैं, मसल बनाने के लिए आप प्रोटीन्स लेते हैं, अब वो चाहे प्लांट प्रोटीन हो चाहे एनिमल प्रोटीन हो। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या? मेरे को आइडिया नहीं है बेटा, ये आप उनसे पूछिए सर से। सर ट्रिक बता रहा हूं पीएनसीएल। ओके ठीक है, अपनी तरफ से अपनी अपनी ट्रिक बना लीजिए बेटा। ओके जी, डन। चल अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सर अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, चैप्टर का मीनिंग अब स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज जैव अणु? बिंदु हमारे चल रहे थे, ये हमारा चौथा बिंदु था। पांचवा बिंदु जो है वो ये, अरे ये जैव अणु क्या है? व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल? कौन होते हैं जैव अणु? तो अगर इस वर्ड की मीनिंग खुद बनाओ, सोचो इस वर्ड का मीनिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। रटी रटाई चीजों को पढ़ोगे तो रटते रह जाओगे, जब तक खुद समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। सोचो जैव अणु में जैव का मतलब क्या है? सर जैव वर्ड किससे आया है? बायो मीन्स लाइफ, सजीव, और अणु मीन्स मॉलिक्यूल। अब जरा सोचो लाइफ किस में है? सेल में है। तो सेल के अंदर यानी लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक सजीव के अंदर जो अणु मिलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? जैविक अणु नहीं कहलाएंगे? कह रहा जीवन के अणु। जीवन के अणु नहीं, सजीव में उपस्थित अणु। सर आयरन ने लिखा, अरे भैया आप लिखो लो ना। अरे शुभम कुर्मी तुम भी हो क्या यहां पर? अच्छा हाँ भाई, तो वो अणु जो सजीव में पाए जाएंगे। तो बेसिकली हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? वह सभी कार्बनिक यौगिक या सभी कार्बनिक यौगिक जैव अणु कहलाते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक जो है वो जैव अणु कहलाते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो जैव अणु कहलाते हैं। अब आप मुझे बताइए कार्बनिक यौगिक कौन है? सर ये कार्बनिक यौगिक है। अब प्रोटीन का मॉलिक्यूल होएगा, न्यूक्लिक डीएनए का मॉलिक्यूल, आरएनए का मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल, लिपिड के मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड बनाएंगे। कौन सा कंपाउंड बनाएंगे भैया? मॉलिक्यूल तो आपका अकार्बनिक भी बना रहे, कार्बनिक भी बना रहे। तो वो कार्बनिक यौगिक वो कार्बनिक यौगिक
वो कार्बनिक यौगिक जिन अणुओं से बने होते हैं, मैं ऐसे लिखूंगा, ये तो हमारी डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी लिख दी, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? वे सभी कार्बनिक यौगिक जो अणुओं से बनते हैं या वे अणु जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, ऐसे लिख दीजिए, वे अणु जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उन्हें जैव अणु कहते हैं। देखिए परफेक्ट डेफिनेशन तो ये है क्या कि भैया वो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने क्या बनाए? कार्बनिक यौगिक। ये कौन है? कार्बनिक यौगिक है। अब इनको बनाने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता थी, जैसे प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल, लिपिड बनाने के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? लिपिड, जो एक कार्बनिक यौगिक है। मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीसेकेराइड, जो एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड होता है। न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल, जो एक कार्बनिक यौगिक है। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन, जो एक कार्बनिक यौगिक है। यानी वो अणु जो कार्बनिक यौगिक बनाते, ऐसे अणुओं को हम क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। ये था मीनिंग। बताइए हाँ जी, ठीक है। अब बात आ रही है, सर बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोला? सर मॉलिक्यूल्स तो ये भी हैं, सर ये भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके भी तो मॉलिक्यूल्स, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये एक संगठित मैनर में क्रिया नहीं करते, एक कंट्रोल्ड मैनर में क्रिया नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला, आपको याद आ रहा है, सेल चैप्टर याद आ रहा है आपको, सेल चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन याद आ रही है, सेल मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन लिपिड याद आ रहा है, उस प्रोटीन लिपिड में आपको प्रोटीन याद आ रहे हैं। वो प्रोटीन लिपिड की द्विस्तर के अंदर फैले हुए थे और वो प्रोटीन जो थे कहीं ना कहीं कैरियर प्रोटीन की तरह कार्य कर रहे थे। हाँ, याद आ रहा है? आया याद? तो एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक निश्चित संगठन के अंदर क्या वो अभिक्रिया दर्शा रहे हैं? लिपिड के कुछ डेफिनेट फंक्शन होंगे, कुछ उस कोशिका द्रव्य में अभिक्रियाएं होंगी, एंजाइम जो प्रोटीन से बने होते हैं, हार्मोन जो प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ निश्चित क्रिया दिखाएंगे और कंट्रोल्ड मैनर में दिखाएंगे। हां, ये करेंगे क्या? नहीं। ये जो जल जो है, ये तो एक माध्यम है, ये तो एक मीडियम है। इस जलीय माध्यम के अंदर बाकी सारी चीजें जो है वो परफॉर्म करेंगी कि नहीं करेंगी? हां। तो जल जो है वो तो एक माध्यम है, उसके अंदर बाकी सारी चीजें जो है वो क्या कर रही है? फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, डन। तो याद रखना, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। याद रखना, ठीक है। हो सकता है केमिस्ट्री की डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिले, मे बी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच जिसमें एक्सेप्शंस होते हैं, है ना? पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, एक ऐसी चीज जिसमें अगर कोई चीज पूछो तो यही सुनने को मिलता है, क्या? एक्सेप्शन है बेटा। तो हो सकता है आपको उसमें आपको यह सुनने को मिले कि ऑल द कंपाउंड्स आर बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी यौगिक हैं सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना? जितने भी कंपाउंड है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो,
क्या बोलते हैं उनको? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बात सही है, लेकिन बायो का मतलब क्या होता है? जब हम बायो की तरफ जाते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो व्हाट इज बायो? बायो मीन्स, बायो वर्ड कहां से आया है? मैं बिल्कुल बेसिक्स में ले जाऊंगा। बायो वर्ड कहां है? बायोस, और बायोस का मतलब होता है लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? जिसमें अभिक्रियाएं होंगी, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी, और केमिकल रिएक्शंस जो करेंगे वो मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल कराएंगे, जिनमें होगी वो नहीं कहलाएंगे। अब देखो, जिसको समझना था वो शायद कनेक्ट कर पाया होगा ब्रॉड लेवल पर। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, बायो में आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको दिखा देता हूं। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा वर्ड बायोमोलिक्यूल्स, यहीं पर कहीं लिखा होगा। यहीं पर कहीं एक बार पढ़कर देखना, आपको मिल जाएगा। जैव अणु कहीं वर्ड दिख जाएगा। हम लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। लिखा तो हुआ था, पता नहीं कहां लिखा हुआ है। इसमें भी आपको कहीं मिस्टेक्स दिखाऊंगा आपको। सर ऊपर है सर, ठीक है सर, 12वीं लाइन में ठीक है मेरे भाई, 12वीं 1 2 3 4 ठीक है, होएगी, मतलब ठीक है ना, तुमको पता लग गया ना, लिखा हुआ है ना सर। सीएन राव के सामने सीएन राव के सामने, हाँ ठीक है, हाँ जी। जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को जैव अणु बोलते, बस ओके। अब बता, एक बालक ने बोला ऑल द कंपाउंड्स आर बायोमोलिक्यूल्स। मैंने बोला ठीक है, बात ठीक है, लेकिन सोच अगर नीट के पेपर में तेरे से प्रश्न पूछ लिया, अब बता, तेरी एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को जैव अणु बोलते, अकार्बनिक नहीं लिखा हुआ, अब बता। तो कल भी तेरे को क्वेश्चन कराए थे, उन क्वेश्चन से क्या चीज समझ में आनी जरूरी थी? एनसीईआरटी को जितनी गहराई से पढ़ेगा, जितनी बार पढ़ेगा, उतनी बार दिमाग चलेगा, उतनी बार प्रश्नों को हल करने में मजा आएगा। डन? क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गई बात? ओके। सो यहां पर हमने क्या बोल दिया कि जितने भी जैव अणु को, सॉरी, सभी कार्बनिक यौगिक जो हैं, जिन अणुओं से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। हाँ भाई, बोलिए, यहां तक की बात में कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम? तो सर जीवन तो पानी से ही आया है, तो बताओ क्या करें? पी लें। बोलो। अब यूं तो विक्रम चंद्रावंशी, हम तुमसे एक बात पूछते, बताओ विक्रम चंद्रावंशी, आगे चलकर जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी शादी वादी हो जाओगी, अच्छे भले आदमी बन जाओगे, पैसा वैसा कमाने लग जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? शादी करने के बाद अगली पीढ़ी लेकर आओगे ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ, तुमसे जो अगली पीढ़ी आएगी उसके अंदर क्या जाएगा तुमसे? बोलो 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 विक्रम, जल्दी से बोलो विक्रम। अगली पीढ़ी जब आएगी, तुमसे जब अगली पीढ़ी आएगी तो तुमसे उसमें क्या जाएगा विक्रम? बोलो सर। दिन जाएगा। दिन नहीं जाएगा वे, दिन जाएगा। कह रहा जिन जाएगा। भूत प्रेत आत्मा और कर देता है, जिन जाएगा। अरे जिन नहीं होता, जीन होता है मेरे भाई। चलो सर, हमने लिखने में गलती कर दी, चलो इतना हमें आइडिया कि जीन जाएगा। जीन कौन होता है विक्रम? हु इज जीन? आप बोलोगे सर ये डीएनए है हमारा।
इस डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहला रहा है? जीन कहला रहा है। जीन्स मत कर देना, ये छोटा सा भाग क्या कहला रहा है? जीन कहला रहा है। ठीक है, ओके सर। अब मैं तेरे से पूछता हूं विक्रम, मुझे एक बात बता, इस पृथ्वी पर डीएनए पहले आया कि आरएनए पहले आया? बताओ विक्रम। अगली पीढ़ी लाने के लिए तेरे से अगली पीढ़ी अगर आएगी तो तेरे से अगली पीढ़ी में क्या जाएगा? तूने बोला सर डीएनए, यानी डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आरएनए जा रहा है तेरे से? बताओ विक्रम। विक्रम, क्या तुमसे आरएनए जा रहा है अगली पीढ़ी में? नहीं, आरएनए थोड़ी ना जाता। अगर आरएनए जाता तो हम आरएनए को बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। हमसे अगली पीढ़ी में क्या जा रहा है? डीएनए जा रहा है, तो हमने डीएनए को क्या नाम दिया? आनुवांशिक पदार्थ बोला। आरएनए थोड़ी ना जा रहा है। अब मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूं विक्रम चंद्रावंशी, विकास चैप्टर तुमको याद आ गया कि सर जीवन की शुरुआत तो जीवन जो है जल से ही तो आया है, तो ये तो जैव अणु जो है ये सजीवों में मिल रहे हैं, इसमें जल को क्यों नहीं रखा? मैं तेरे से उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूं। हमसे जो आगे पीढ़ी जा रही है वो कौन है? सर हमसे अगली पीढ़ी में जो जा रहा है वो कौन है? डीएनए। लेकिन इस पृथ्वी पर पहले कौन आया? डीएनए आया कि आरएनए आया? आरएनए आया ना। आरएनए से क्या बना था? डीएनए बना था। लेकिन वो अनस्टेबल था, इसलिए अगली पीढ़ियों में बार बार नहीं जा पा रहा था। डीएनए स्टेबल था, इसलिए वो आगे पीढ़ियों में जाता गया। इसलिए डीएनए क्या बना? आनुवांशिक पदार्थ बना। जीवन के लिए अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अभिक्रियाएं एक माध्यम में होती है, और वो माध्यम कौन होता है प्रभु? वो जल होता है। तो कोशिका के अंदर जो जल है वो एक माध्यम है, वो एक मीडियम है जिसके अंदर अभिक्रियाएं होंगी। इसलिए जीवन की शुरुआत समुद्रों में क्यों हुई थी? जल में क्यों हुई थी? क्योंकि जल एक माध्यम है जिसमें क्या होंगी? अभिक्रियाएं होंगी। डन? क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर, बायोमोलिक्यूल्स का अर्थ क्या है? अरे खोपड़ी पकड़ लेंगे भाई हम कसम से। कौन है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार कह रहा है सर बायोमोलिक्यूल्स का अर्थ क्या है? बेटा वो मॉलिक्यूल जो बनाएंगे कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक कंपाउंड बनाने वाले या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को हमने बोला बायोमोलिक्यूल्स। इतनी सी बात समझ में आ गई? डन। तो जैव अणु क्या होते हैं? वे अणु जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। छठा बिंदु, बाय सर जी, जाओ जिसको जाना है, फिर कल मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। आज क्लास का टाइम 5:45 का शो हो रहा है और क्लास 3 बजे क्लास शुरू नहीं हुई थी। क्या लिख रहे हो भाई तुम? हाँ जी, अब हमने बात करी कि भैया वो अणु जो कार्बनिक यौगिक बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? जैव अणु। अब सर ये जो जैव अणु जो होते हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल जो हैं, ये जो जैव अणु जो हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या? जैव अणु जो है ये फिर से 2 प्रकार के। मैंने कहा अब कौन से 2 प्रकार आ गए सर? फिर से चार्ट बनाना है। मैंने कहा छोटा सा। ये बायोमोलिक्यूल्स, ये जैव अणु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे लघु जैव अणु और एक होते हैं दीर्घ जैव अणु। एक होते हैं लघु जैव अणु और एक होते हैं दीर्घ जैव अणु। एक को हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और एक को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल और एक को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। अब सर ये माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत सीधी सी बात पूछूंगा मैं तुमसे, बहुत सीधी सी बात पूछूंगा। नाम से तुमको पता लग रहा है, दिमाग लगाओ। मैंने बोला ये एक ईंट है और ऐसी हजारों ईंटें मिलकर हमने दीवार खड़ी कर दी।
तो किसका भार ज्यादा होएगा? दिमाग लगाओ, किसका भार ज्यादा होएगा? ऑब्वियस ही बात है, ये मिलकर बहुत सारी बन चुकी हैं, तो इनका भार क्या होएगा सर? ज्यादा होएगा। इनका भार क्या होएगा गुरु? ज्यादा होएगा। तो नाम से आ रहा है लघु जैव अणु। सर खरल मूसल क्या अभी दिखा रहा हूं? लघु जैव अणु, दीर्घ जैव अणु, वो जैव अणु जिनका आणविक भार, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो होएगा, आणविक भार जो होएगा, वो क्या होएगा बेटा? याद रखना 800 डाल्टन से कम होएगा। 800 डाल्टन से कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, जिनका आणविक भार जो है वो 1000 डाल्टन से क्या होएगा? ज्यादा होएगा। जिनका मॉलिक्यूलर वेट, याद रखना है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। सर एग्जाम्पल? अरे मैंने तेरे से बोला ये एक अमीनो एसिड है। क्या बोला मैंने? ये एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड। ऐसे हजारों अमीनो एसिड मिलकर क्या बना दिए? प्रोटीन। दिस इज अमीनो एसिड। ये मेरे भाई ये मान ले ये हमारा अमीनो एसिड है। कौन है ये? अमीनो एसिड है। और ऐसे कई सारे अमीनो एसिड ने मिलकर क्या बना दिया? सर ये प्रोटीन बना दिया। अब आप मुझे बताइए, प्रोटीन का भार और अमीनो एसिड के भार की अगर मैं बात करूं, ये प्रोटीन का भार और ये अमीनो एसिड की भार की बात करूं, तो प्रोटीन का भार ज्यादा होगा, अमीनो एसिड का भार कम होएगा। सेम टू सेम फंडा है। तुम्हारे घर पर दीवार है, हाँ सर, एक ईंट का भार और एक दीवार का भार, ईंटों ने मिलकर क्या बना दी? दीवार बना दी। तो दीवार का भार ज्यादा है, यानी वो मैक्रो बड़ी यूनिट है, दीवार ईंट जो है वो छोटी यूनिट है। सिंपल सा था, ठीक है। तो वैसे अगर बेसिकली बोले, हमारी एनसीईआरटी ने बोला 800 डाल्टन से कम और इधर बोला 1000 डाल्टन से ज्यादा, तो कंफ्यूजन होता है सर फिर 800 से 1000 के बीच में क्या होता है? तो ब्रॉड लैंग्वेज में अगर देखें तो हमें पढ़नी तो एनसीईआरटी है, देखो अब कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर ब्रॉड लैंग्वेज में देखें तो हम ये बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है और जिनका 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने 800 लिख दिया है, परफेक्ट नहीं है ये। कितना होता है? 1000 डाल्टन से कम माइक्रोमोलिक्यूल, 1000 डाल्टन से ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है दोस्त, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा याद रखना है, जिनका आणविक भार जो होता है वो सीधा सीधा, जिनका आणविक भार जो है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा है वो हमारे दीर्घ जैव अणु, और जिनका 800 डाल्टन से कम होता है वो हमारे लघु जैव अणु होते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब मैंने आपसे कहा, इधर देखिएगा, मैंने आपसे बोला सर ये डाल्टन का होता है सर जी। तुम भैया एक काम, तुमसे एक बात बोलें अभिषेक, बुरा मत मानना अभिषेक, देखो प्लीज बुरा मत मानना। तुम ना अपना ये बैच किसी और को दे दो जिसको आवश्यकता हो, नीड हो, जिसको बहुत ज्यादा, प्लीज उसको ये दे देना बैच, उसको दे दो। सच्ची कह रहे, रिक्वेस्ट है मेरी। जो हकदार हो और वास्तव में जो पढ़ना चाहता हो, प्लीज उसको ये दे देना। हाँ जी, तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन
मैक्रोमोलिक्यूल है, अमीनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल है। अब बात कर रहे हैं आपकी बॉडी में, बताओ दोनों है या नहीं है? सर हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में 10,000 से ज्यादा लिखा हुआ, पूरा पढ़ो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1000 से 10,000 या उससे ज्यादा लिखा हुआ है भोंदूलाल। हाँ जी, फटाफट मुझे बताइए, हमारी बॉडी में हमने कोई ऊतक ले लिया, मान लो कोई ऊतक ले लिया, जैसे हमने एक लीवर ले लिया, क्या ले लिया, हमने यकृत का एक टुकड़ा ले लिया, यकृत का टुकड़ा ले लिया, या पत्ती जो है उस पत्ती का टुकड़ा ले लिया, ले लिया। अब वो जो टुकड़ा जो होएगा, टुकड़ा लीवर का टुकड़ा ले लिया है, लीवर सजीव है, पत्ती सजीव है, हाँ। तो क्या इनके अंदर बायोमोलिक्यूल मिलेंगे? हाँ सर, बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या इनके अंदर माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे? हाँ जी, माइक्रोमोलिक्यूल भी मिलेंगे और मैक्रोमोलिक्यूल भी मिलेंगे। अब बात आ रही है, मुझे इस यकृत का जो टुकड़ा मैंने लिया है, इसमें से माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल को कैसे अलग करूं? मैंने बोला यकृत का टुकड़ा लिया, मैंने अपने ही यकृत का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े के अंदर प्रोटीन भी है और अमीनो एसिड भी है, दोनों को सेपरेट कैसे करूं? प्रोटीन भी है और अमीनो एसिड भी है, दोनों को सेपरेट कैसे करूं? इस रानी चौरसिया को ना आरंभ 2 में शिफ्ट कर देना आज ही, इमीडिएटली। मैक्रोमोलिक्यूल भी है और माइक्रोमोलिक्यूल भी है, इन दोनों को कैसे सेपरेट करूं? सेपरेट करने का तरीका कैसे, दोनों को डिफरेंशिएट करूं, कैसे पता लगाऊं, कैसे दोनों को अलग करूं? तो दोनों को अलग करने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे खरल और मूसल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? खरल और मूसल का इस्तेमाल करेंगे। सर खरल मूसल क्या होती है? ये होती है खरल मूसल, जिसको कई जगह इमाम दस्ता बोल दिया जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, क्या होता है इमाम दस्ता? क्या ये खरल मूसल है? क्या बोला जाता है इसको? इमाम दस्ता बोल दिया जाता है ना, जिसके अंदर चीजों को पीसते हैं। तो हम क्या करेंगे? यकृत का टुकड़ा लेंगे, यहां पर उसको एक अम्ल के अंदर डालेंगे जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हम कल पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे, उसके अंदर लीवर का टुकड़ा डाल देंगे या पत्ती जिसका एनालिसिस करना उसको डालेंगे, उसको पीसेंगे और पीस कर क्या बना देंगे? एक पेस्ट बना देंगे। उस पेस्ट का नाम होगा कर्दम, स्लरी। फिर उस स्लरी का क्या करेंगे? उसमें से माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल यानी बायोमोलिक्यूल्स को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। हाँ जी, ओखली और मूसली भी बोल, हाँ अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ओखली मूसली भी बोल देते हैं, खरल मूसल भी बोल देते हैं, इमाम दस्ता भी बोल देते हैं, और बट्टा बट्टा नाम से भी कुछ बोलते हैं। बट्टा बट्टा है, कूटनी बोलते सर हमारे यहां से। बहुत बढ़िया नाम है, कुछ का तो मन करता है तुमको तो इसी में डाल के तुम्हारी कूटनी बना दी जाए, हैं? मन तो ऐसा करता है तुम में से 3-4 को इसी खरल मूसल में पीसा जाए। सिलबट्टा बोल देते, सिलबट्टा इज डिफरेंट बेटा, सिलबट्टा भी बोल देते कई जगह। चलो जी, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब बताओ, क्या ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है? कूटनी हाँ जी, खलबट्टा बोलते हैं। ठीक है भाई, सब ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं बेटा कल इसी समय पर, ठीक है? बाय बाय बच्चों, टेक केयर।